Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of August 2022. 3 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, देखो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, डेली आप देखते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। 500 लाइक्स का हमने टारगेट रखा है, वो बस आप पूरा कर दीजिएगा। दैट शुड बी इनफ एज ऑफ नाउ, है ना, तो वो आपकी तरफ से हो जाएगा। क्या क्या हम देखने वाले हैं न्यूज़ एनालिसिस में? सबसे पहले हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन, फिर मेंस का एक क्वेश्चन देंगे, उसका सीसैट का एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आएंगे। सारी चीज़ें हम देखेंगे। जिन लोगों को 2023 का में एग्ज़ाम देना है और उनका स्टैटिक पार्ट अगर वीक है, कोई सीरीज़ आपने ज्वाइन नहीं की है या कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं की, तो हमारी सीरीज़ जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं, 4 सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। क्लासेस सारी आपको अवेलेबल रहेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। कंटेंट की गारंटी मेरी है, कंटेंट की क्वालिटी की गारंटी मेरी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के प्रीलिम्स के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पैरासिटिज्म अकर्स व्हेन 2 ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट बट वाइल वन बेनिफिट्स द अदर एक्सपीरियंसेस हार्म। तो आपको बताना है पैरासिटिज्म में इनमें से पहला स्टेटमेंट सही कि नहीं। दूसरा है, टेप वर्म अटैचिंग इटसेल्फ टू द इंटेस्टाइन ऑफ अ काऊ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। तीसरा है, द पैरासाइट ऑलवेज किल्स द होस्ट। द पैरासाइट ऑलवेज किल्स द होस्ट। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 1 and 3, 1 only या 2 and 3। आसान सवाल है, आई होप आप लोग कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 1 and 2। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ज़रूर पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान होता है। टेपवर्म अगर इंटेस्टाइन में जुड़ा है तो ऑब्वियसली वो वहाँ से फूड ले रहा है और नुकसान पहुँचा रहा है काऊ को। लेकिन पैरासाइट विल नॉट ऑलवेज किल द होस्ट, समटाइम्स इट माइट किल द होस्ट। कई बार ऐसा होगा कि वो किल कर देगा, लेकिन इट विल नॉट ऑलवेज, है ना। ए विल बी द आंसर। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडवोकेटेड बाय द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में इनमें से क्या एडवोकेट हो रहा था? पहला है, एनहिलेशन ऑफ एज ओल्ड कास्ट सिस्टम। सेकंड है, देयर इज अ गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। थर्ड है, कंसेप्चुअल इरूडिशन। कंसेप्चुअल इरूडिशन। तो आपको बताना है कि भक्ति मूवमेंट में इनमें से कौन सी चीज़ें हो रही थी। ऑप्शन है 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only या 2 and 3 only। अगेन द सेम ऑप्शंस आर देयर, बट आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट करिए, पॉज करके मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, यानी कि 1 and 2 इज करेक्ट। कंसेप्चुअल इरूडिशन जो है वो नहीं हुआ था, मतलब भक्ति मूवमेंट का एक फीचर नहीं है। इट वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय द भक्ति मूवमेंट। अदरवाइज़ अगर आप पहला पॉइंट देखें तो जिसमें कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का, एनिहिलेशन का भी वो था, बिल्कुल था। दूसरी चीज़ इसमें है कि गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, येस इट वाज आल्सो देयर। एंड तीसरा जो है, कंसेप्चुअल इरूडिशन। इरूडिशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोग? इरूडिशन का मतलब होता है एक्सटेंसिव नॉलेज दैट इज़ एक्वायर्ड चीफली फ्रॉम द बुक्स, है ना। बुक्स से नॉलेज जब करते हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बुक्स के लिए। तो भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा बुक्स पे फोकस नहीं करता। अगर आप देखें तो लव एंड डिवोशन पे ज़्यादा फोकस करता है। इट वॉज नॉट फोकसिंग मोर ऑन द बुक्स पार्ट। तो कंसेप्चुअल इरूडिशन वॉज नॉट बेसिकली प्रोपोगेटेड फ्रॉम दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला सवाल है, द प्राइमरी डेफिसिट इन द एनुअल बजट डॉक्यूमेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफर्स टू। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो कि हर साल हम देखते हैं, है ना। तो इट्स अ की टर्म इन इकोनॉमी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, एक एक करके आप मुझे बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अच्छा देखो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट योर फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन देख लो, वही आंसर होगा। सी ऑप्शन देखो क्या लिखा है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। मतलब कि करंट ईयर में कितना फिस्कल डेफिसिट है वो, माइनस पिछले जो बोरोइंग था उसका कितना इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है, पिछले बोरोइंग का कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो इस साल के फिस्कल डेफिसिट से जब आप पिछले साल के बोरोइंग का इंटरेस्ट पेमेंट हटा दोगे तो वो प्राइमरी डेफिसिट आपका बचेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
व्हाट शुड बी डन इन इंडिया टू टैप द बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है और क्या करना चाहिए हमें अगर हम इंडिया के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आप इसका भी आंसर करेंगे, ठीक है ना। अब आगे एक सीसैट का क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ। सीसैट का सवाल है, इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट मैच, इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वॉज ओनली 3.2। जो पहले 10 ओवर थे उसमें रन रेट था 3.2। वॉट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 overs टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। याद रखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। आपको 10 ओवर का रन रेट दिया है 3.2, तो आप देख लीजिए कि 10 ओवर में कितने रन बने हैं। 10 ओवर में कितने रन बने होंगे? 32 रन बने होंगे। अब 282 रन बनाने हैं तो बाकी ओवर्स में कितना एवरेज होना चाहिए, तो बचे कितने रन हैं? 250 रन बचे हैं। और कितने ओवर बचे हैं? 40 ओवर बचे हैं। तो आप सीधे 250 बटे 40 कर दीजिए, है ना। कितना आ जाएगा? 4 6 24, हासिल आए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25। आंसर विल बी ए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये एवरेज का सवाल था, इजी सवाल था, लेकिन आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। आई होप यू विल कीप ऑन अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आज तो मैंने सॉल्व कर दिया, कल आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट जो है वो उसने नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है हैंडीक्राफ्ट विलेजेस का, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स का और हैंडीक्राफ्ट विलेजेस का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट हो रहा है विलेजेस में उसको एक नया मार्केट मिल सके। न केवल एक मार्केट मिल सके बल्कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इससे इंक्रीज होती है, टूरिज्म भी बढ़ता है ना। तो ये इसी का पार्ट है। इसका गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है टेक्सटाइल विद टूरिज्म, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म इनिशिएटिव। इसमें 8 क्राफ्ट विलेजेस जो हैं वो ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं एंड इन विलेजेस का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली हर गांव का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होना भी चाहिए, गांव तक डेवलपमेंट जाना चाहिए, वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो क्राफ्ट के माध्यम से हो, चाहे आर्ट के माध्यम से हो। ये सारी कोशिश की जा रही है बाय द गवर्नमेंट। अब क्राफ्ट विलेजेस कहाँ कहाँ सेटअप हुए हैं, तो ये रघुराजपुर उड़ीसा में, रघुराजपुर, ये सब देखो लोकेशंस याद रखना क्या होता है। यूपीएससी कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा क्राफ्ट विलेज के रूप में सेटअप हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो जैसे अभी 8 हुए तो मैं आपको बता दूं, रघुराजपुर इज इन उड़ीसा, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, देन वदज इन गुजरात, देन नैनी इन उत्तर प्रदेश, देन अनेगुंडी इन कर्नाटका, महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, ताजगंज इन उत्तर प्रदेश, आमेर इन राजस्थान। These are the 8 craft villages which have been set up as of now. Craft villages क्या करेंगे? Basically they will promote handicraft and workable and money making livelihood options for artisans in clusters, ठीक है ना। तो ये craft villages क्या करेंगे? They will promote handicrafts as workable and money making livelihood option, ठीक है ना। क्राफ्ट विलेजेस को प्रमोट किया जाएगा फॉर हैंडीक्राफ्ट एज वर्केबल एंड मनी मेकिंग लाइवलीहुड ऑप्शंस एंड ऑल, एंड दिस विल आल्सो सेफगार्ड द रिच आर्टिजनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इट विल सेफगार्ड द रिच आर्टिजनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो दैट इज वन थिंग दैट विल बी डन। क्राफ्ट विलेज इनिशिएटिव विल बेनिफिट अराउंड 1000 artisans across India. It will benefit around 1000 artisans across India and program has also increased the inflow of tourists across the craft villages. तो इसका एक बेनिफिट ये भी देखने को मिला है कि जो आपके क्राफ्ट विलेजेस है वहाँ पे टूरिस्ट्स का इन्फ्लो भी ज़्यादा हो रहा है। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। जुलाई 29, 2022 को एक इवेंट देखने को मिला जिसमें प्लैनेट अर्थ मेड अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन लेस देन 24 आवर्स। आप सबको पता कि हमारे जो अर्थ है उसके एक्सिस पे उसके रोटेशन में 24 घंटे का समय लगता है। बट हुआ क्या, हुआ ये कि जो 29 जुलाई का दिन था उसमें जो रोटेशन का समय है वो 24 घंटे से कम रहा। दैट वाज लेस देन 24 आवर्स, ठीक है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये लगभग 1.59 मिली सेकेंड्स कम रहा, ठीक है ना। 1.59 मिली सेकेंड्स कम रहा। और इस इवेंट को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं निगेटिव लीप सेकेंड। निगेटिव लीप सेकेंड, प्लीज नोट इट डाउन। निगेटिव लीप सेकेंड हमको इवेंट देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इट्स अ फिनोमिना वेयर द क्लॉक्स स्किप 1 सेकेंड। क्लॉक स्किप करती है 1 सेकेंड, है ना। तो जब अर्थ फास्टर रोटेट करेगा और लगभग 1.59 मिली सेकेंड्स वो क्या, तो इसकी टोटल ये इवेंट क्या होता है? ये इवेंट क्या कहलाता है? ऐसा जब 1 सेकेंड ऐसा हो जाएगा, जब 1 सेकेंड ओवरऑल मिस कर देगा तो वो कहलाएगा निगेटिव लीप सेकेंड। दैट वुड मीन आवर क्लॉक्स विल skip 1 second, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड
कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्यों भाई ऐसा हो कि हमारा अर्थ क्यों फास्टर रोटेट कर रहा था। तो कई जैसे साइंटिस्ट उन्होंने कहा भाई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस लगाए गए थे। इसमें से एक स्पेकुलेशन था कि भाई जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे मेल्ट कर रहे हैं, और सिंस ग्लेशियर्स जो हैं वो पोल रीजन पे हैं और वो मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा वेट कम हो जाएगा। जब वेट कम होगा तो इसका रोटेशन और थोड़ा फास्ट हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के कारण। दूसरा किसी ने कहा कि भाई जो मॉल्टन कोर है अर्थ के इंटीरियर का, दैट इज मूविंग ओवर टाइम, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, द कोलोजल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी वन ऑफ द रीजन। टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, एक्सेसिव यूज़ है, दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज फॉर द फास्टर रोटेशन एंड ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव लीप सेकेंड क्या फिनोमिना, जब एक सेकंड आपकी, अभी देखो 1.59 मिली सेकेंड ही है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये जुड़ करके एक सेकंड तक हो जाए। तो हम सबको अपनी घड़ियाँ एडजस्ट करनी पड़ेंगी बाय 1 सेकेंड, एंड दैट विल बी निगेटिव लीप सेकेंड, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तीसरी न्यूज़ है विनबैक्स एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। विनबैक्स एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। इट्स अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, विनबैक्स इसको नाम बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि दिस एक्सरसाइज इज अ फॉलो अप ऑफ द लास्ट बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि 2019 वियतनाम में हुई थी, विनबैक्स एक्सरसाइज, ठीक है ना। अगली न्यूज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टनरशिप की है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टनरशिप की है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के साथ टू सेट अप द फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाला है, पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में होने वाला है, ठीक है ना। वहाँ पे इंडिया हाउस सेटअप किया जाएगा। This will be the first ever India House which is set up in the Olympics। और आपको पता होना चाहिए कि जो समर ओलंपिक्स हैं, ये समर ओलंपिक्स हैं पेरिस के, 2024 के समर ओलंपिक्स होंगे। ये 26 जुलाई के आसपास शुरू होंगे, इन द मंथ ऑफ जुलाई दे विल स्टार्ट। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि भाई इंडियन एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से ये एक इंडियन हाउस बनाया जाएगा, इंडिया हाउस बनाया जाएगा फर्स्ट एवर एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 4 न्यूज़पेपर एनालिसिस पार्ट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। पेलोसी लैंड्स इन ताइवान, चाइना स्लैम्स यूएस। अब यहाँ पे यूएस की जो हाउस स्पीकर है एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन भी है नैंसी पेलोसी, शी हैज़ अराइव्ड इन ताइपी ऑन ट्यूसडे इवनिंग। सो वो ताइपी यानी ताइवान की जो कैपिटल मानी जाती है वहाँ पर आई, और इसके बाद चाइना ने काफ़ी कंडेम भी किया इस विजिट को, और कहा है कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है, दिस इज़ अ मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन। एंड इसीलिए जो चाइना उसने टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दी ऑन एंड सम काउंटर मेजर्स हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट ताइवान, है ना। जैसे कि ताइवान स्ट्रेट के पास उन्होंने बहुत सारे अपने फाइटर Su-35 फाइटर्स को मतलब फ्लाई करवाया इन ऑर्डर टू शो देयर स्ट्रेंथ। इसके अलावा दे प्लेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल ताइवानीज एक्सपोर्ट्स, है ना। दे ऑल्सो अनाउंस्ड लाइव फायर ड्रिल्स टू बी हेल्ड इन 6 रीजन्स नियर द आइलैंड ऑफ ताइवान। ताइवान के आसपास उन्होंने कुछ कहा कि लाइव ड्रिल्स करेंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है, और वो प्रोवोकेट हुए भी। उन्होंने कुछ टारगेटेड मिलिट्री काउंटर मेजर्स किए भी इस तरीके से। थोड़ा सा मैं मैप में आपको दिखा दूं तो जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द मैप ऑफ ताइवान लोकेशन विद रेफरेंस टू योर चाइनीज़ लोकेशन। तो यहाँ पे आप देखो ये ताइवान वाला पोर्शन और ये चाइना वाला पोर्शन है, बीच में इनके ताइवान स्ट्रेट आता है, देयर इज अ ताइवान स्ट्रेट, और यहाँ पे पेनगू आइलैंड्स भी आते हैं, पेनगू आइलैंड्स, और नीचे फिर आपका साउथ चाइना सी आ जाता है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा याद रखेगा। ताइवान के ऊपर यहाँ पे जस्ट जैसे आप ऊपर जाएंगे नदर्न पार्ट में देखेंगे तो आपको ईस्ट चाइना सी की लोकेशन दिखेगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ताइवान से पास होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि जैसे एक स्टेटमेंट यही लिख दिया, सपोज करो ताइवान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उनमें से एक स्टेटमेंट डाल दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ताइवान, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। दिस कैन अगेन बी अ क्वेश्चन, है ना। तो मैप जब देखा करो तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पॉइंट आउट किया करो। ताइपी इसकी कैपिटल है। बाकी आपको वन चाइना प्रिंसिपल पता है, जिसमें चाइना बोलता है कि भाई एक ही चाइना है, वो है PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान कहता है हाँ एक ही चाइना, लेकिन वो है ROC जो खुद
खुद को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ताइवान के बारे में जितने फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया, है ना। और यहाँ पे चोशुई रिवर है, एक चोशुई रिवर है, और चुंग्यांग शानमो यहाँ पे एक उसमें इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है। और चोशुई रिवर इज़ अगेन अ फिजिकल फीचर। ताइचुंग एक नाम की जगह भी है, ताइचुंग नाम की जगह है, तैनान एक नाम की जगह है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अलकायदा चीफ किल्ड इन यूएस स्ट्राइक्स इन काबुल। तो यहाँ पे अल जवाहिरी का नाम याद रखना, ये अयमान अल जवाहिरी द लीडर ऑफ अलकायदा आफ्टर उसामा बिन लादेन। जब से उसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी उसके बाद से अयमान अल जवाहिरी जो था वही अलकायदा का लीडर था। एंड ही वॉज किल्ड इन यूएस ड्रोन स्ट्राइक इन काबुल नाउ रिसेंटली। एंड जवाहिरी वॉज बेसिकली एक इजिप्शियन डॉक्टर था ये, ही वॉज अ इजिप्शियन डॉक्टर। एंड उसके बाद फिर जवाहिरी बिकेम दिस राइट हैंड मैन ऑफ ओसामा बिन लादेन। एंड 9/11 का जो अटैक था उसमें इसका काफ़ी नाम आता है। एंड आफ्टर ओसामा बिन लादेन्स डेथ ही बिकेम द लीडर ऑफ अलकायदा। अभी इसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि रुपी कोलैप्स नहीं कर रहा है। एंड जब पिछली गवर्नमेंट थी तो ये रुपी का मुद्दा यही सबसे अधिक बड़ा मुद्दा था, है ना, जो तो अब कोलैप्स नहीं कर रहा है, इनका कहना है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि आरबीआई किस तरीके से मेक श्योर करता है कि रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे रुपी ज़्यादा है अगर आपके मार्केट में और डॉलर कम है तो डॉलर के कंपेरिजन में रुपया वीक हो जाएगा। तो वही आरबीआई क्या कर रहा है, अब आरबीआई क्या कर रहा है, रुपया किसी तरीके से कम करने की कोशिश कर रहा है और डॉलर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे हो पाएगा ऐसा तब हो पाएगा जब आप थोड़ा इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हमारे कंट्री से बाहर जाने वाला डॉलर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप और क्या कर सकते हैं, आप रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा रुपी रूबल ट्रेड हो रहा है, अभी रशिया के साथ मैंने रुपी और रूबल में ट्रेड किया है, तो इससे भी रुपया हमारा बाहर जा रहा है, तो रुपए की मात्रा थोड़ा कम होगी। जब रुपए की मात्रा कम होगी डॉलर के कंपैरिजन में, तो फिर रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। और हमको 2 दिन में देखा भी गया, अभी 2-3 दिन में पिछले, कि हमारे डॉलर की हमारा जो रुपया है डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, मतलब पहले के कंपैरिजन में एटलीस्ट। सो दैट इज द गुड थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करूँ मैं, तो आप भी यहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ जाइए बिना समय को गवाए हुए। यू कैन मूव अहेड, यहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं। गुरुग्राम में कहाँ लड़ाई हुई है हमको जानने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे एक न्यूज़ थी, 4 स्टेट्स इन साउथ टॉप इन मिसयूज़ ऑफ मनरेगा, जिसमें 4 स्टेट साउथ इंडिया के जो हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, दे हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन। मतलब कि फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन मतलब फंड्स का इधर उधर उपयोग करना। मिस अप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि मतलब जहाँ के लिए पैसा दिया गया वहाँ ना खर्च करके कहीं और आपने खर्च कर दिया। तो फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन की जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं मनरेगा स्कीम को लेकर के, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लेकर के, तो वो सबसे अधिक 4 स्टेट्स में देखा गया है। वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ठीक है ना। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कैग ने अभी उड़ीसा को भी पुल अप किया है फॉर मिसिंग द टारगेट्स एंड ऑल। तो कौन से बेसिकली टारगेट्स थे जिनको मिस कर दिया, तो मैं आपको बता दूं। तो कैग ने कहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन एक्टिविटीज इन इजीली एक्सेसिबल एरियाज लाइक लैंड अलोंग द पाथवेज, है ना। तो कैग ने कहा कि भाई आपने जितना टारगेट बनाया था प्लांटेशन का वो आप पूरा नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 2013-14 से लेकर के 2017-18 के बीच में जो इनका प्लांटेशन टारगेट था वो लगभग 50% से ज़्यादा मिस हुआ है। इट हैज़ मिस्ड बाय ऑलमोस्ट 50%। लेट मी शो यू द डेटा एज वेल। तो डेटा यहाँ पे दिखाता है कि देखो इन्होंने टारगेट बनाया था कि दे विल कैरी आउट द प्लांटेशन ऑन नियरली, एग्जैक्ट फिगर्स हैं 8,80,705 हेक्टेयर्स ऑफ एरियाज, ठीक है ना, 8,80,000। लेकिन इनका जो ओवरऑल प्लांटेशन कैरी आउट हुआ वो केवल 4,32,543 हेक्टेयर्स में हुआ, जो कि दिखाता है शॉर्टफॉल ऑफ नियरली 50%। तो कैग ने इस कारण से पुल अप किया। दूसरा उन्होंने बोला कि एक्यूट शॉर्टेज फॉल आपका इसलिए भी था ड्यू टू योर अनरियलिस्टिक टारगेट्स। व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर सेटिंग अप अनरियलिस्टिक टारगेट्स, है ना। दैट इज वन थिंग विच इज देयर, है ना। तो दिस वॉज अनदर प्रॉब्लम। वैसे अगर हम देखें उड़ीसा का फॉरेस्ट कवर, तो जब जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, उसमें इसका जो परसेंटेज था वो लगभग 33.15% ऑफ स्टेट जोग्राफिकल एरिया इज बेसिकली द फॉरेस्ट कवर ऑनली, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अब अगली न्यूज़ है आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑनर्ड इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग कौन है? तो आप सबको पता है कि पिंगाली वेंकैया जी जो है, पिंगाली वेंकैया, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। उनके 146th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में, पिंगाली वेंकैया जी के 146th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में इनको अभी नमन किया गया, इनका स्टैच्यू बनवाया गया, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड काफ़ी चीज़ें आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पिंगाली वेंकैया जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा नेशनल फ्लैग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना, कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब हुआ था, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कब हुआ था नेशनल फ्लैग अडॉप्ट। ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को, है ना। कई बार क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 26 जनवरी को तो नहीं हो गया था, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। याद रखिएगा, जो डिज़ाइन है नेशनल फ्लैग की अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 में, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसके अलावा कोई अगर आपसे पूछे कि नेशनल फ्लैग को जो है वो डिज़ाइन किसने किया था, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो दिस वाज डिज़ाइंड बाय योर पिंगाली वेंकैया जी, पिंगाली वेंकैया ने उसको किया था। एंड इसका डिज़ाइन अप्रूव किया गया था 1921 में। महात्मा गांधी ने भी एक डिज़ाइन अप्रूव किया था, है ना, जब विजयवाड़ा में उनकी मीटिंग हुई थी, है ना। एंड पिंगाली वेंकैया जो है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। आप बोल सकते हैं ही वॉज द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। और इसका प्रपोर्शन आप सबको पता होगा 2:3 का प्रपोर्शन रहता है, 2:3 का जो है वो प्रपोर्शन रहता है। और डिज़ाइन इसका सेलेक्ट किया गया था 22 जुलाई 1947, यानी कि उसके 75 ईयर्स हो चुके हैं। अब आप सोच लीजिए, इसके भी 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो एक अपने आप में कितनी बड़ी बात है नेशनल फ्लैग के लिए भी। एंड बीच में आप सबको पता है कि फ्लैग के अंदर जो ये अशोक चक्र होता है, 24 स्पोक्स होते हैं, है ना। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये जो फ्लैग है वो इंडियन नेशनल, मैंने आपको बताया था कि एक और फैक्ट आपको बता दूं, ये स्वराज फ्लैग था। एक्चुअली दैट वाज द स्वराज फ्लैग, जिसके ऊपर हमारा फाइनल फ्लैग डिज़ाइन बेस्ड है। तो इट वाज द स्वराज फ्लैग विच वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिज़ाइंड बाय पिंगाली वेंकैया जी। एंड प्रपोर्शन याद रखिएगा 2:3 का प्रपोर्शन होता है। द प्रपोर्शन इज 2:3। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ऑफ इंडिया ऑफ रिलेटेड टू दिस। एंड इसके अलावा जो फ्लैग होता है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के थ्रू है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो 2002 में आया था, याद रखिएगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था ये भी लिख लीजिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था 2002 में, 2002 में आया था। और फ्लैग कोड के 3 पार्ट हैं, याद रखिएगा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैग कोड। पार्ट 1 जो है फ्लैग कोड का, वो बोलता है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, दैट इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था 2002 में। और फर्स्ट पार्ट जो है वो बोलता है, उसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। पार्ट 2 जो है विच इज डिवोटेड टू डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एंड पार्ट 3 जो है कोड का, वो डिस्प्ले करता है डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज, याद रखिएगा। और फ्लैग कोड इफेक्ट में कब आया था 26 जनवरी 2002 में, 26 जनवरी 2002 में। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स विच आई हैव टोल्ड यू, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, मेकिंग सेंस ऑफ द फ्रीबी इशू। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि भाई बहुत दिनों से हमने ये देखा है कि फ्रीबीज का इशू बहुत चल रहा है कि भाई लोगों को फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, लोगों को फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। तो ऑथर ने सबसे पहला सवाल तो ये पूछा है कि भाई फ्रीबी होता क्या है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ फ्रीबी। चलो एक तो फ्रीबी हो गया कि लोगों को क्या किया जा रहा है कि चलो लोगों को टीवी बांटी जा रही है, ट्रांजिस्टर बांटे जा रहे हैं या टेप रिकॉर्डर बांटे जा रहे हैं। बट कुछ लोग जैसे फ्रीबीज के नाम पे किसानों को अगर गेहूं चावल दिया जा रहा है, चने दिए जा रहे हैं, अगर किसानों को उसके मतलब लोगों को अगर सपोज खाना दिया जा रहा है तो उसको भी फ्रीबीज में मानते हैं और कहते हैं कि भाई आप रिसोर्सेज का मिसयूज क्यों कर रहे हो, वाई आर यू मिसयूजिंग द रिसोर्सेज जस्ट फॉर टू गेन द पॉलिटिकल गेन्स। यहाँ पे ऑथर ने बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस किया है यहाँ पे इस चीज का, काफी अच्छी बात उन्होंने बोली है कि भाई क्या ये सारी चीजें हम क्लब कर सकते हैं फ्रीबीज के अंदर। मतलब आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सपोज करो कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हम उसको फ्रीबी मानेंगे? क्या हम कुक्ड मील, अगर आप मिड डे मील स्कूल के अंदर आप दे रहे हो बच्चों को, तो क्या आप उसको फ्रीबीज मानेंगे? क्या आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आंगनवाड़ीज को दे रहे हो तो क्या आप उसको फ्रीबी बोलोगे? भाई देखो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें फ्रीबीज हैं। आप यही कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज का मिसयूज करती है, लोगों को फ्री में सामान बांटती है। लोगों को कौन सा सामान फ्री में बांट रही है? लोगों को यही सब सामान तो फ्री में बांटा जा रहा है। तो बेसिकली कैन यू कॉल दीज थिंग्स एज फ्रीबीज?
अब ऑथर ने देखो इसमें बहुत अच्छा एक दो चीज़ें और बहुत अच्छी बोली हैं। ऑथर ने एग्जांपल दिया कि आप इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं इंडिया में, ऑब्वियसली चलती रहती हैं। कम्युनिटी किचन की स्कीम है, कोई डिसेबल्ड पेंशनर स्कीम है, कोई सिंगल वुमेन के लिए स्कीम है, कोई ओल्ड एज के लिए स्कीम है। आप उनको जो भी सामग्री दे रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या आप उसको फ्री भी काउंट कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। ऑथर ने देखो लास्ट में तो इतना प्यारा पॉइंट दिया है कि लगभग अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ इज द रेवेन्यू फोरगोन ऑन एनुअली एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर टैक्स इंसेंटिव्स फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं उनको इतने सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपीज वाज नॉट कलेक्टेड, है ना। इतना फोरगोन किया हमने, 1 लाख करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपीज। अब ऑथर ने कहा कि जब कॉर्पोरेट्स के लिए आप इतना छूट देते हो टैक्स में, ये सारी चीजें, तो उसको आप इंसेंटिव का नाम देते हो, यू कॉल दैट एज इंसेंटिव। और वही चीज अगर किसी गरीब व्यक्ति को, अगर वही चीज किसी डाउन ट्रॉडन को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको रियल में नीड है, उसको प्रोवाइड की जाए, तो आप उसको फ्री भी बोलते हो। तो दिस इज अ वेरी शेमफुल एक्ट एज फॉर द ऑथर, दैट जब कॉर्पोरेट्स को वही चीज़ दी जाती है तो उसको इंसेंटिव्स का नाम दिया जाता है, और जब यही चीज़ गरीबों को दी जाती है तो उसको फ्रीबीज का नाम दिया जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द veracity, the degree of the problem, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अ टर्निंग पॉइंट इन क्रिप्टो रेगुलेशन लेड बाय यूरोप। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अभी रिसेंटली जैसे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि इंडियन बैंक्स जो हैं, स्पेशली जो आरबीआई है, वो दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग द क्रिप्टो करेंसी। वो चाहता है कि ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए जो आउटसाइड क्रिप्टो करेंसी है, अदर देन इंडियन क्रिप्टो करेंसी। अगर इंडिया कोई अपनी क्रिप्टो बनाता है डिजिटल करेंसी, उसके अलावा बाकी सब में बैन लगाने के लिए बैंक्स ने कहा, लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे तारीफ करी है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल की, जिसने कि न केवल अभी क्रिप्टो के रिगार्डिंग एक नया रूल निकाला है, इसको प्रोविजंस निकाले हैं, रेगुलेशंस निकाले, इसका नाम उन्होंने रखा है माइका, है ना। क्या नाम रखा है? माइका। या इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, और माइका मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। याद रखेगा, अगर आपसे कोई पूछे मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स किससे रिलेटेड है या माइका किससे रिलेटेड है, तो ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, इसको टिक कर लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना। नाउ द यूरोपियन मार्केट इज सेकंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिकली एंड बिहाइंड एशिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। आपको पता होगा कि यूरोपियन मार्केट जो है वो यूएसए के बाद नंबर 2 का सबसे बड़ा मार्केट है, एंड बिहाइंड एशिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। और इंटरनेट यूजर्स के बाद अगर यूरोपियन मार्केट इज सेकंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिकली में, इकोनॉमिक फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पे यूरोप है, और इंटरनेट में ये एशिया के बाद आता है, ठीक है ना। यट यूरोप इज द ग्लोबल यार्डस्टिक ऑन टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन में यही है जो कि बेंचमार्क यानी कि यार्डस्टिक्स या बेंचमार्क बनाता है। अगर आप देखें प्रोटेक्शन या डेटा प्रोटेक्शन के केस में भी यूरोप ही था जिसने जीडीपीआर लेकर के आया, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर क्या बोलते हैं? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किसका है? यूरोप का है। इट वाज इम्प्लीमेंटेड पब्लिश्ड इन 2016, 2016 में पहली बार पब्लिश हुआ ये, और 2018 में ये इंप्लीमेंट हुआ, 2018 में ये इंप्लीमेंट भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जीडीपीआर को इंट्रोड्यूस किया, पब्लिश किया, अडॉप्ट किया, और ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क फॉर सीकिंग यूजर कंसेंट एंड इंट्रोड्यूस सेवरल प्रोग्रेसिव रूल्स सच एज राइट टू फॉरगेट। इसने बहुत सारे प्रोग्रेसिव रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे राइट टू फॉरगेट। अगर कोई यूजर चाहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाए, तो उसके पास राइट टू बी फॉरगॉटन भी होना चाहिए, ठीक है ना। यूजर का कंसेंट के वैल्यू उसने बताया कि कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्ट करने से पहले। तो इट हैज बेसिकली सेट स्टैंडर्ड्स इन दैट केस। न केवल ये, बल्कि 2017 में जब पुट्टास्वामी केस हुआ, प्लस उसके बाद जब शाह कमीशन ने डाटा प्रोटेक्शन रिजीम का डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी लाई, तो भी जीडीपीआर का उसमें नाम और जिक्र किया गया। तो समझ लीजिए आप इधर से ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में एस्टैब्लिश होता है जीडीपीआर, है ना। और वही काम अब वो क्रिप्टो के केस में कर रहा है। इसने प्रपोज किया है टू रेगुलेट क्रिप्टो एसेट्स सर्विसेज एंड क्रिप्टो एसेट्स इशूअर्स बाय रेगुलेटिंग दीज एंटिटीज। तो क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने का इन्होंने कहा है, ताकि प्रोटेक्शन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, गवर्नेंस रहे। जैसे कि सपोज करो
उसने माइका के अंतर्गत एक प्रोविजन दिया है कि जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे विल बी लायबल इन केस दे लूज इन्वेस्टर्स एसेट्स। जीडीपीआर मतलब जीडीपीआर बोल रहा हूँ सॉरी, माइका में क्लियर कट है कि अगर जो क्रिप्टो एसेट्स हैंडलर्स हैं अगर वो लूज करते हैं इन्वेस्टर्स के पैसे को, दे विल बी हेल्ड लायबल, है ना, दे विल बी हेल्ड लायबल। जैसे उसके अंदर एक प्रोविजन है कि उनको 1:1 सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी, कि जितना उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है उतना उनको 1:1 रेशियो में उनको मेंटेन करना होगा, है ना। जैसे अभी लूना था, लूना आपको पता हो लूना का क्रैश हो गया। लूना नाम का क्रिप्टो था जो कि टेरा यूएसडी बोलते हैं, टेरा यूएसडी या फिर लूना था, ये पूरा क्रैश कर गया। अब ये पूरा क्रैश कर गया तो हुआ क्या, पूरा मार्केट बैठ गया, पूरा मार्केट बैठ गया, इनका क्रिप्टो का भी मार्केट। अगर 1:1 रिजर्व होता या माइका पहले से लगा होता तो 1:1 का रिजर्व होता, तो ये जो बैंक रन है ये प्रिवेंट हो जाता है ना इस क्रिप्टो मार्केट का। तो दैट इज दीज आर द थिंग्स व्हिच हैपेंस बेसिकली। एंड जैसे जीडीपीआर था डेटा प्रोटेक्शन के लिए, वैसे माइका जो है वो रहेगा फॉर क्रिप्टो एसेट्स। एंड देखते हैं कि किस तरीके से लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। अगली है रिकॉलिंग इंडियाज एंटार्क्टिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जयराम रमेश जी ने एक तरीके से पूरी हिस्ट्री रेमिनिसेंट कर दी है कि जो अंटार्कटिका से रिलेटेड है, जिसमें 1956 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी और वी.के. कृष्णा मेनन जी का योगदान बोला कि उन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन उठाया था कि अंटार्कटिका में जितने रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ होना चाहिए फॉर द पीसफुल पर्पसेस। सो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट। उसके बाद 1959 में कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, 12 कंट्रीज़ ऐसी थी जिनको ये लगता है कि वो अंटार्कटिका को ओन करते हैं एक तरीके से। उन्होंने एक ट्रीटी लेकर के आए जिसको अंटार्कटिका ट्रीटी बोलते हैं। 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई थी और ये साइन हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में साइन हुई थी और वॉशिंगटन डीसी में साइन हुई थी बाय दीज 12 कंट्रीज़, याद रखिएगा। और 12 कंट्रीज़ के बाद फिर इसके बाद ये थोड़ा हिस्ट्री आगे बढ़ी और 1982 में इंडिया ने बिना कुछ किसी से पूछे वहाँ पे एक्सपीडिशन करने के लिए टीम छोड़ दी। और कई इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको नाम क्या देते हैं, दे कॉल इट इंडियंस क्वाइटली इन्वेडिंग अंटार्कटिका। जो हेडिंग आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सब में वो क्या आई थी, इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका। देखो ये उस दिन की हेडिंग थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चीज़ हुई थी 1982 में और एक्सपीडिशन पहुंचा था वहाँ तक जा करके। और उसके बाद 1983 में आप सबको पता होगा कि हमने अंटार्कटिका ट्रीटी को रेटिफाई भी कर दिया था, ठीक है ना। और हमने वहाँ पे गंगोत्री ऑपरेशन गंगोत्री स्टार्ट किया था। देन वी रेटिफाइड दिस ट्रीटी, वी बिकेम अ मेंबर ऑफ अंटार्कटिका ट्रीटी 1983 एंड चाइना हमारे बाद इसका मेंबर बना है 1985 में, है ना। आज इस ट्रीटी में 46 मेंबर्स हैं टोटल। एंड इसके अलावा एक कन्वेंशन भी है जो विच इज़ नोन एज द कन्वेंशन ऑन मेरीन लिविंग रिसोर्सेज। और इसके अलावा एक प्रोटोकॉल भी है, प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो कन्वेंशन ऑन मेरीन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में आपको बता दो, इसको कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज भी बोलते हैं, यानी कि CCAMLR भी बोलते हैं, कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। इसको CCAMLR भी बोलते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का ये पार्ट है और ये ओपन हुआ था साइन के लिए 1980 में, फोर्स में 1982 में ही आया था ये। एंड दिस इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर तस्मानिया में है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। गोल है बेसिकली जो मैरीन लाइफ है वहाँ के अंटार्कटिका के उसको प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना, उसके डिसरप्शंस को प्रिवेंट करना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इसके अलावा फिर ऑथर ने बताया कि भैया हमारी पहली अंटार्कटिका टीम वहाँ पे 1984 में वहाँ पे गई एंड इट स्टार्टेड देयर इट्स वर्क। एंड इसके अलावा हमने एक अनमैन्ड अंटार्कटिक रिसर्च बेस भी बनाया। इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री जो हमारा रिसर्च बेस था वो इस्टेब्लिश किया गया, है ना, गंगोत्री मिशन के अंदर दक्षिण गंगोत्री। फिर 1988 में हमने मैत्री स्टार्ट किया रिसर्च स्टेशन। फिर 2012 में हमने भारती नाम का रिसर्च स्टेशन बनाया, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में। क्यों? क्योंकि दक्षिण गंगोत्री जो है वो बर्फ़ के अंदर दब गया था। एंड अभी रिसेंटली हमने बिल भी पास किया, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ जिसके ऊपर अंटार्कटिका बिल है ना। ट्रीटी को रेटिफाई करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उस अंटार्कटिका बिल भी बनाएंगे, किस तरीके से आप वहाँ पे एक्सपीडिशन करेंगे, रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा कि पोलर रिसर्च जो है वो काफ़ी बड़ा एक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है। बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। एंड
इट शुड हैपन। आर्कटिक के लिए भी ऑथर ने कहा कि आर्कटिक में भी हमारा एक रिसर्च स्टेशन है जिसको हिमाद्री बोलते हैं, 2008 में स्टार्ट हुआ है एंड 5 ईयर्स लेटर जो हम इंडिया है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला 2013 में, सॉरी 2013 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया इन द 8 कंट्री आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल का हमको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया। आपके लिए सवाल ये है, आप तुरंत अभी नोट्स जब लिख रहे होंगे, आप लोग नोट्स हो सकता है लिख रहे हो, तो आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके नाम मुझे बताना, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट है। हैज बेल अंडर पीएमएलए बिकेम नियर इम्पॉसिबल। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 2 कंडीशन है, ट्विन कंडीशंस हैं। एक तो व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज इनोसेंट, है ना। दूसरा ये कि जब वो बेल पे रहेगा तो वो ऐसा कोई एक्ट दोबारा नहीं कंडक्ट करेगा। तो दीज आर द 2 थिंग्स, ठीक है ना। इज़ नॉट, पहला उसको नॉट गिल्टी प्रूव करना पड़ेगा ना, उसको उसके ऊपर खुद लाई करता है ये वो चीज़, और दूसरा उसको ये भी करना पड़ेगा कि जब वो लीव में रहेगा तो ऐसी कोई चीज़ वो नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसा प्रोविज़न कहीं और भी है, तो यस ऐसा प्रोविज़न है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA जो है 1967 का, उसका सेक्शन 43D(5) जो है वो भी एक अपॉर्चुनिटी यही कहता है कि इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द जो एक्यूज है उसके अगर प्रोसिक्यूटर ने ये बोल दिया कि भाई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं फॉर बिलीविंग दैट एक्यूजेशन इज प्राइमा फेसी ट्रू, अगर ऐसा लगता है कि ये प्राइमा फेसी ट्रू है तो फिर ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसको बेल नहीं मिलेगी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, उसको खुद ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्यूज नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 37(1) है NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, उसमें भी यही है कि जो मटेरियल है अगर सेक्शन 45(1) का जो PMLA का है उसी तरीके से ही है कि अगर वही उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि गिल्टी नहीं है, दूसरा ऐसा कोई एक्ट वो नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा टाडा के अंदर सेक्शन 28 था, है ना, दैट वाज अगेन द टाडा एक्ट 1987 के अंदर भी था। इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रोविजन थे ग्रांट ऑफ बेल के लिए। अब ऑथर ने कहा कि भाई एक केस तो ये मदन लाल का केस है, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 45(1) प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अपहेल्ड कर दिया, है ना, और कहा कि ठीक है कंडीशन सही है। और वहीं दूसरा एक्ट जो आपका सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल शुड बी द नॉर्मल रूल एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन, और यहाँ पे जो विजय मदन लाल केस है उसमें कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि सब चाहता क्या है सुप्रीम कोर्ट। अगला जो टर्म है वो है टोकनिज्म। यहाँ पे टोकनिज्म के बारे में ऑथर ने बताया। तो टोकनिज्म देखो मैं आपको ये समरी ही पढ़ लीजिए आप लोग, उतना ही ज़्यादा है। टोकनिज्म इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इन ऑर्डर टू शो दैट अ पर्सन और अ कंपनी इज इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स but without sincerity and without showing an intent to increase diversity and promote inclusivity। मतलब कि टोकनिज्म एक ऐसा एक्ट है, मेयर टोकनिस्टिक एक्ट, कुल मिलाकर के मेयर टोकनिस्टिक एक्ट, जैसा कि कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है, वो माइनॉरिटी के लोगों को या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूड कर रहा है अपनी कंपनी में, अपने ग्रुप में, लेकिन विदाउट एनी रियल इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी या इंक्लूसिविटी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर मूवीज़ में या कंपनीज़ में लोग क्या कर रहे हैं कि वुमेन को इंक्लूड कर रहे हैं, वुमेन को इंक्लूड, पर उनको अगर पे पूरा नहीं दे रहे हैं या उनको लीव अच्छी नहीं दे रहे हैं या उनको कुछ भी ऐसी चीज़ें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली द रियल इंटेंट इज नॉट दैट इंक्लूसिविटी, है ना। इस तरीके से दिखावे के लिए आप उनको कर रहे हो ना फिर तो ये एक जैसे ये एक टोकनिस्टिक एक्ट हो गया। टोकनिस्टिक एक्ट कैन बी डेंजरस एंड काउंटर प्रोडक्टिव। ऑथर ने कहा कि ये डेंजरस और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट बिकॉज दे डू नॉट चेंज द प्रेजुडाइज अगेंस्ट द कम्युनिटी। पहला तो ये क्योंकि वो प्रेजुडाइज चेंज नहीं करते हैं। दूसरा दे डोंट कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी, है ना, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी इज मोर देन जस्ट रिप्रेजेंटेशन, केवल रिप्रेजेंटेशन ही डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी इज मच मोर देन दैट। एंड ये आपको टोकनिज्म आपको इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे दिख सकता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे दिख सकता है और सिस्टम के लेवल पे दिख सकता है। एंड अगर एफर्ट्स नहीं किए जाए प्रॉपर तो ये आपको मतलब ये एक बहुत लॉन्ग पर्टेनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। गवर्नमेंट गेट्स सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन ईडी चीफ्स टेन्योर। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन की गई थी भाई कि क्यों ऐसा है कि ईडी चीफ के टेन्योर को ऑर्डिनेंस के माध्यम से 5 साल बढ़ाया गया, और इसमें बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, ताकि आपको डिस्कशन का एक पॉइंट मिले कि भाई जैसे ये टेन्योर बढ़ा दिया गया। अब ईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, अगर आपको पता हो ईडी का डायरेक्टर होना बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। अब ऑथर ने कहा कि भाई जैसे ही आप इनका टेन्योर बढ़ाने लगोगे इस तरीके से ऑर्डिनेंस के माध्यम से आओ, तो ये जो इंडिपेंडेंस है ईडी का वो छिन जाएगा उससे,
है ना, इट विल स्टार्ट डूइंग फियर और फेवर, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग अंडर फियर और फेवर, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है और 10 ईयर बढ़ जाए, हो सकता है और 10 ईयर बढ़ जाए। ये दूसरा चीज़ जो ऑथर ने उठाया है मुद्दा, वो ये उठाया कि इनका ईडी का जो चयन होता है वो टोटली एग्जीक्यूटिव के माध्यम से होता है, ठीक है ना, वो टोटली एग्जीक्यूटिव के माध्यम से होता है, गवर्नमेंट के बेसिस से होता है, ठीक है ना। वहीं पे जैसे हम सीबीआई का केस देखते हैं या सीवीसी का केस देखते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी लोग रहते हैं, जजेस भी रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, लेकिन वहीं पे ईडी का डायरेक्टर जो है वो बिना किसी जुडिशियल इंटरफेरेंस के, बिना किसी से, केवल एग्जीक्यूटिव के दम पे सेलेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक इशू है जो कि उठाया गया है, एंड दैट इज़ अगेन अ वैलिड इशू, चूँकि ये पोस्ट काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। बाद में पॉलिटिकल पार्टीज दे स्टार्ट मिसयूजिंग दिस पावर ऑफ ईडी एंड ऑल। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट, और कल को अगर आपसे कोई डिस्कशन हुआ तो आप इसको पुट अप कर पाएंगे। इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई इंडिया जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मालदीव्स के लिए। और अभी रिसेंटली इंडिया और मालदीव ने याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन किया। दे हैव साइंड द साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू साइबर सिक्योरिटी। तो यानी कि साइबर सिक्योरिटी के केस में क्लोजर कोऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इन्होंने दोनों ने एग्रीमेंट किया है। एंड जो डोमेस्टिक लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी मालदीव्स का कहना था कि ये इक्वालिटी, रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पे बेस्ड है, मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए रेसिप्रोसिटी शो करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट का काम करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा इंडिया वहाँ पे ऑलरेडी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया ऑलरेडी हैंडल कर रहा है। इट्स अ 6.74 किलोमीटर ब्रिज इसमें बनाया जाएगा। इसके अलावा कॉजवे बनाया जाएगा जो कि लिंक करेगा माले कैपिटल को विद द नेबरिंग आइलैंड्स एंड ऑल। $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया फिनांस कर रहा है। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स एज वेल, आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं कोई और न्यूज़ आर्टिकल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल गेट्स लोकसभा नॉड। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो है उसको लोकसभा का नॉड मिला है। अब ये बिल क्यों लाया गया है? द बिल हैज़ बिन ब्रॉट इन ऑर्डर टू मेक इंडियन लॉ कंपैटिबल विद द साइट्स, यानी कि जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, उसके साथ सिंक में आने के लिए बेसिकली ये अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो साइट्स के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले तो साइट्स ही याद रखिए। साइट्स आपको पता है कि इट्स अ ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना, याद रखिएगा। और ये इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन विच वॉज इन 1963 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उसका ही रिजल्ट है ये, है ना। और ये IUCN ने किया था इन मेंबरशिप, ये याद रखिएगा IUCN जो है वही इसको लेकर के आया था। और साइट्स फोर्स में कब आया? 1975 में। 1975 में साइट्स फाइनली फोर्स में आया, याद रखिएगा। इट वाज इन फोर्स इन 1975। और इसका बेसिकली एम क्या है? एम इज़ टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड जो है, एम इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इंटरनेशनल, देखो लिखा क्या रहता है मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड fauna, wild fauna does not threaten their survival. Specimen याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड fauna does not threaten their survival. इसका सेक्रेटेरिएट आपको पता होगा, ये एडमिनिस्टर होता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और जेनेवा में इसका स्पेसिमेन लोकेटेड है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसका जो लास्ट COP था वो याद रखेगा 2016 में हुआ था, लास्ट COP ऑफ दिस साइट्स जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और 1981 में इसका COP थर्ड जो था वो इंडिया में हुआ था। 1981 का जो COP हुआ था वो इंडिया में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस, वो भी थोड़ा सा बात कर लें। बिल एम्स टू इम्प्लीमेंट साइट्स एक्ट, जो वाइल्ड फ्लोरा फौना का साइट्स एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना। और प्रीवियस जो वाइल्ड लाइफ एक्ट, हमारे यहाँ एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसके अंदर 6 शेड्यूल आते हैं, है ना, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्टेड प्लांट, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, है ना, इसके 4 हैं, एंड 1 वर्मिन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है ना। तो प्लांट्स के लिए 1 है, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए 4 हैं, और वर्मिन स्पीशीज़ के लिए 1 है। तो 6 हमारे कुछ कुल शेड्यूल्स आते हैं। जो बिल है अभी रिसेंटली उसने रिड्यूस कर दिया टोटल शेड्यूल्स कुछ 4 बाय एलिमिनेटिंग द शेड्यूल ऑन वर्मिन स्पीशीज़ एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 2, ठीक है ना। तो इसको घटा दिया गया है। एंड
इट ऑल्सो इन, तो अब केवल 2 ही बचे हैं, है ना, 2 ही एनिमल्स के बचे हैं, 3 एनिमल के बचे हैं और 1 बचा है प्लांट का। वर्मिन स्पीशीज़ का इन्होंने हटा दिया है ना, वर्मिन स्पीशीज़ का हटा दिया और 1 एनिमल का हटा दिया है, तो कुल मिलाकर के 4 ही बचे हैं और एक नया नहीं 2 एनिमल के हटा दिए हैं, तो और एक नया ऐड कर दिया है शेड्यूल। ठीक है, देखो पहले हमारे यहाँ 6 थे शेड्यूल, 1 प्लांट से रिलेटेड था, 4 एनिमल से रिलेटेड थे और 1 वर्मिन से रिलेटेड था। अब 2 एनिमल के हटा दिए हैं, 2 एनिमल के हटा दिए हैं और 1 वर्मिन का हटा दिया है, तो बच्चे कितने, 3 बचे और एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसको स्पेसिमेन बोलते हैं। स्पेसिमेन भी वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो स्पेसिमेन क्योंकि चूंकि साइट्स के अंदर मैंने अभी आपको लिखाया कि स्पेसिमेन ही लिखा हुआ है, तो स्पेसिमेन उन्होंने ऐड किया, न्यू शेड्यूल ऑफ फॉर स्पेसिमेंस, ठीक है ना। तो स्पेसिमेंस अभी तक ऐडेड नहीं था, उसको ऐड कर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा द अथॉरिटी में यूज़ एन आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर एन स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क किया जाएगा और इसके अलावा वो मार्क कहीं से मॉडिफाई या उसको हटाया नहीं जा सकता, ये चीज़ भी कंडीशन डाली जाएगी, ठीक है ना। फिर बिल ने पीनल प्रोविजंस भी इंक्रीज़ किए हैं, जैसे कि पहले 1972 में फ़ाइन जो था वो 25,000 तक का था, उसको 1 लाख कर दिया गया है। और अगर आप जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स के केस में पहले 10,000 का फ़ाइन था, उसको 25,000 कर दिया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एंड इसके अलावा एडिशनली बिल प्रोवाइड्स फॉर एनी पर्सन टू वॉलंटरी सरेंडर एनी कैप्टिव एनिमल, अगर कोई व्यक्ति कैप्टिव एनिमल सरेंडर करता है तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा एंड ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना जाएगा, इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखेगा। एंड बिल ऑल्सो इंश्योर्स ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एम्पावर द गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू नोटिफाई ए कंजर्वेशन रिजर्व, एक कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई कर सकता है गवर्नमेंट। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होगा, इट विल बी एन एरिया लोकेटेड नेक्स्ट टू सेंचुरीज और नेशनल पार्क और सेंचुरीज के आसपास ही एक रीजन को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा सकता है जो कि प्रोटेक्ट करेगा फ्लोरा एंड फौना को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं जिनके मोबाइल आप ना ख़रीदें तो अच्छा है, वो वीवो, ओप्पो और Xiaomi, है ना, वीवो, ओप्पो और Xiaomi, क्योंकि ये लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ड्यूटी इवेजन कर रहे हैं, तो ये वैसे भी चाइनीज़ हैं, इनको तो मत ही खरीदा करो यार आप लोग, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला है फैंटास्टिक फीट बाय इंडियन वुमेन। अब आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने लॉन बोल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, लॉन बोल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको लॉन बोल्स के बारे में बता दूँ। लॉन बोल्स के जो खेला जाता है उसको जिस एरिया में खेलते हैं उसको रिंक एरिया बोलते हैं, द रिंक, टर्म्स ज़रूर याद रखना, रिंक एरिया बोलते हैं। लॉन बोल्स में जो एरिया जहाँ पे खेलते हैं ग्रीन्स के विदिन, वो कहलाता है रिंक एरिया। जनरली 6 रिंक एरियाज पर ग्रीन होते हैं, 6 रिंग्स पर ग्रीन होते हैं, 6 रिंक होती हैं पर ग्रीन, है ना। एंड मैच कॉइन टॉस से होगा, है ना। और इसके अलावा एक स्मॉल बॉल रहती है जो कि फिक्स रहती है, एक स्टेशनरी फिक्स ऑब्जेक्ट रहता है जिसको जैक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता है कि जो बड़ी बॉल्स होती है ना ये वाली, उनको रोल करके इस जैक के करीब लाया जाता है, तो जो सबसे करीब रहेगा उसी को पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये जैक और रिंक 2 टर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसको खेलते हैं या तो पेयर्स में, है ना, सिंगल, इंडिविजुअल, पेयर्स और फोर्स कॉम्पिटिशन जो होते हैं। तो याद रखिएगा ये फोर्स और पेयर्स और ये जो ट्रिपल्स हैं, ये जब खेल रहे हैं तो इनको जो ज़्यादा पॉइंट जीतेगा वही जीतेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो 21 पॉइंट का मैच होता है कि पहले 21 पॉइंट कौन बना रहा है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल में 21 पॉइंट का मैच होता है। डबल्स एंड फोर्स में क्या होता है, टारगेट आपका रहता है कि मैक्सिमम पॉइंट आपको करना है। और 2 रिंक और जैक जरूर याद रखिएगा, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज द फर्स्ट एवर बोल्स गोल्ड फॉर इंडिया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.